नमस्कार, स्वागत आप सभी दर्शकों का कानून की पाठशाला के इस कार्यक्रम के नए अंक में। मैं हूं अनुराग पुनेठ आपके साथ। भारत को विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के रूप में जाना जाता है और यहां चुनावों का आयोजन किसी पर्व से कम नहीं होता। ऐसे में देश के संवैधानिक निकायों में चुनाव आयोजन से लेकर उनके परिणाम घोषित करने तक की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी चुनाव आयोग को दी गई है। और संविधान में जिस कानून के अंतर्गत यह जिम्मेदारी दी गई है, आज हम उसी की बात करेंगे। जी हां, हम बात कर रहे हैं जन प्रतिनिधित्व कानून के प्रावधानों की। ये कानून 11 भागों और 171 धाराओं में बटा हुआ एक व्यापक दस्तावेज है। इस कानून को लोक प्रतिनिधित्व कानून भी कहा जाता है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 में जो प्रावधान छूट गए थे, उनको जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में शामिल किया गया। चुनाव का वास्तविक आयोजन कराने संबंधी सभी मामले जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 के प्रावधानों के अंदर आते हैं। ये कानून संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव के संचालन और उनकी सदस्यता के लिए योग्यता और अयोग्यता के बारे में बताता है। ये कानून चुनाव के स्वतंत्र और निष्पक्ष आचरण के लिए चुनाव आयोग को विस्तार से दिशा निर्देश भी देता है। संविधान के अनुच्छेद 327 के तहत जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 को संसद द्वारा पारित किया गया। जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 की मजबूती के लिए इसमें समय समय पर कई बार संशोधन किए गए, जिनमें कुछ महत्वपूर्ण संशोधन साल 1966, 2013 और 2016 में किए गए। अब जानिए जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 की कुछ खास बातें। चुनाव के आयोजन से जुड़े मामले जन प्रतिनिधित्व कानून के अंतर्गत आते हैं। इसके तहत संसद राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव के संचालन का प्रावधान है। ये कानून स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव कराने के दिशा निर्देश चुनाव आयोग को देता है। धारा 1969 के तहत निर्वाचन आयोग की सलाह पर निर्वाचक पंजीकरण नियम 1961 बने। राजनीतिक दलों का रजिस्ट्रेशन भी इस कानून की धारा 29A के तहत आता है। लोकसभा की आरक्षित सीट के लिए निर्वाचक का अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य होना जरूरी है। राज्यसभा की सदस्यता के लिए किसी राज्य संघ शासित प्रदेश के संसदीय क्षेत्र से निर्वाचक होना जरूरी है। सामान्य सीट के मामले में सदस्य को किसी भी संसदीय क्षेत्र का निर्वाचक होना जरूरी है। जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 8 दोषी राजनेताओं को चुनाव लड़ने से रोकती है। अब आपको बताते हैं कि संवैधानिक प्रणाली में किसी भी सदस्य को कब अयोग्य ठहराया जा सकता है। जब सदस्य चुनावी अपराधों और चुनाव में भ्रष्टाचार के लिए दोषी ठहराया गया हो, सदस्य किसी भी अपराध का दोषी पाया गया हो और कम से कम 2 साल के कारावास की सजा सुनाई गई हो, सदस्य भ्रष्ट आचरण के आधार पर भी अयोग्य ठहराया जा सकता है। जब सदस्य भ्रष्टाचार या देशद्रोह के मामले में लिप्त पाया गया हो, सदस्य सरकारी कंपनी के तहत किसी पद पर हो, सदस्य चुनाव खर्च के खाते का विवरण देने में असफल पाया गया हो, अगर सदस्य समूहों के बीच या रिश्वतखोरी के लिए वैमनस्य का दोषी पाया गया हो, सदस्य सती प्रथा, छुआछूत और दहेज जैसे सामाजिक अपराधों के लिए दंडित हुआ हो। सुप्रीम कोर्ट ने भी समय समय पर चुनावों में विश्वसनीयता और पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए निर्णय दिए हैं, पर हमारा भी फर्ज बनता है कि हम चुनाव प्रक्रिया में जाति, क्षेत्र, धर्म और बहकावे में आने वाली बातों से ऊपर उठकर भाग लें, ताकि हमारा लोकतंत्र और ज्यादा सफल और मजबूत बन सके। नमस्कार।